जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। जैसा कि लास्ट वीडियो में 476 और उसकी सब्सीक्वेंट इंटेंट पे हमने डिस्कशन की थी। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम परमानेंट रेसिडेंसी या पीआर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि पीआर के क्या पाथवेज़ हो सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत से वीज़ाज़ हैं, लेकिन हमारा फोकस होगा स्किल्ड वीज़ाज़ के ऊपर। स्किल्ड इंडिपेंडेंट या जो स्किल्ड जो पर्सन है वो कैसे अपनी पीआर ऑस्ट्रेलिया में दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो फोकस इस वीडियो में करूँगा वो 3 वीज़ाज़ पर होगा। 189 जो कि स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा है। इसमें आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्किल्ड हैं, आपके पास कोई भी स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या और बहुत सी इसमें ऑक्यूपेशंस आ जाती हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो है ना आपको ऑक्यूपेशंस मिल जाएंगी इसमें। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की क्वालिफ़िकेशन है जो कि होम अफेयर्स या ऑस्ट्रेलिया की जिसकी रिक्वायरमेंट है और जो उनकी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, तो क्या इसका तरीकाकार हो सकता है और किस तरह से आप अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कर सकते हैं। और दूसरा वीज़ा 190 है जो कि बहुत हद तक सिमिलर है 189 के। वो भी परमानेंट रेजिडेंट का वीज़ा है लेकिन स्टेट डिपेंडेंट है। स्टेट स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है उसमें। देखेंगे कि वो और 189 किस तरह से मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। इसके अलावा 491 वीज़ा है, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 189 वीज़ा से, क्योंकि जो मेन वीज़ा है वो यही है पीआर का 189 का। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और टीचर हैं, अर्ली चाइल्डहुड टीचर हैं और इस तरह की आपकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन है, इवन लॉयर हैं, आप कोई भी अकाउंटेंट हैं, डिफरेंट आपकी क्वालिफ़िकेशंस हो सकती हैं। और इंशाल्लाह मैं जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है होम अफेयर्स की, उसका लिंक भी मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा ताकि आपको सारे लिंक्स जो हैं ईज़िली मिल जाएँ। और वो लिंक डायरेक्टली होम अफेयर्स के होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट है, ताकि आपका कोई जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो बिल्कुल जेन्युइन हो। आप डायरेक्ट होम अफेयर्स की वेबसाइट से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं 189 वीज़ा से। 189 वीज़ा जो है वो मैंने अपने सामने स्क्रीन भी ओपन की हुई है और मैं शायद स्क्रीन अपनी वीडियो एडिटिंग करते हैं उसमें भी अटैच करूँगा। ये स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा है 189। तो एक बेसिकली होम अफेयर्स की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसके अंदर बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं। अब हम जो ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट से लोग हैं उनके ऑक्यूपेशन में ज़्यादातर डॉक्टर या इंजीनियर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें आप हैरान होंगे कि आपको हंड्रेड्स ऑफ ऑक्यूपेशन ऐसी मिलेंगी। जैसे इवन आपको बार्बर भी मिल जाएगी, कारपेंटर मिल जाएगा, लॉक स्मिथ मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सी आपको वेल्डर मिल जाएगा। बहुत सी ऑक्यूपेशंस हैं। अगर आप क्वालिफाइड पर्सन हैं, आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वीज़ा है, इसमें आपको ना कोई जॉब रिक्वायर्ड है, ना किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है, ना किसी स्टेट से स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है। ये स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा है। और इस वीज़ा के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपने पॉइंट बेस है कि आपके जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे और जब आपको इनविटेशन आ जाएगा देन आप अपनी पीआर अप्लाई करेंगे, जो कि पीआर भी एक वीज़ा ही होता है, तो जो कि परमानेंट वीज़ा होता है। वैसे जो नॉर्मल वीज़ा होगा वो स्टूडेंट वीज़ा होता है या टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा होता है जिसको टीआर बोलते हैं आम ज़ुबान में। तो ये परमानेंट रेजिडेंट का जो वीज़ा होता है ये बेसिकली एक वीज़ा ही होता है। आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और ये वीज़ा तब अप्लाई होता है जब आपके पास नॉमिनेशन आ जाए। तो पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम में ये इस तरह से काम करेगा जैसे जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे और ईओआई आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करते हैं, तो जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको इनवाइट आ जाएगा और जब इनवाइट आपका आ जाएगा उसके बाद आप अपनी पीआर लॉन्च करेंगे। जो वीज़ा है वो अप्लाई करेंगे, उसकी फ़ीस पे करेंगे जो तकरीबन $4600 के अराउंड है 189 वीज़ा की फ़ीस। लेकिन ये तब आपने तब पे करनी है जब आपका काम बिल्कुल कंफर्म होगा, जब क्योंकि जब आपको इनविटेशन आ जाएगा, आपने जितने पॉइंट्स क्लेम किए हैं, फॉर एग्जांपल आप कह दें कि 80 पॉइंट्स हैं आपके, अगर आपको इनविटेशन आ गया है इमिग्रेशन की तरफ से, होम अफेयर्स से, देन आफ्टर डैट यू हैव टू अप्लाई फॉर डैट वीज़ा। मतलब अगर आपको इनविटेशन आ गया इसका मतलब आपको वीज़ा भी आ जाएगा अगर आपने जो अपने पॉइंट्स क्लेम किए हैं वो 100% एक्यूरेट है, कोई उसमें किसी किस्म की 2 नंबरी या कोई एक्स्ट्रा या कोई गलत पॉइंट्स नहीं आपने क्लेम किए हुए। अगर अपने पॉइंट्स प्रूव कर देते हैं तो आपको मतलब काम आपका 100% कन्फर्म है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी आप होम अफेयर्स की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एज का है, आप 45 से एज कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट इसमें आपको मिलते हैं वो एज के मिलते हैं। अगर आपकी एज 25 ईयर्स से 33 ईयर्स तक है
तो फिर आपको एज के फुल पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 30 पॉइंट्स हैं। अगर आपकी 25 से कम है और 30 से ज़्यादा है तो आपके पॉइंट कम हो जाएंगे 25। और अगर 33 से ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 39 तक लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर 40s में है, 42 43 है, तो वो आपके पॉइंट्स मज़ीद कम हो जाएंगे, वो फिर 20 रह जाएंगे। तो बेस्ट जो एज है वो अप्लाई करने की वो यही है, 25 ईयर्स से 33 ईयर्स। इसके आपके 30 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो इसमें मेन पॉइंट है, जो आपके अभी मैं वो पॉइंट्स काउंट कर रहा हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सबको मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो उसके सिंगल के 10 पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल से 2019 से पहले ये पॉइंट नहीं थे, 2019 के बाद इन्होंने ऐड किए। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको 10 पॉइंट उसके मिलेंगे। अगर आप सिंगल नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आपका जो पार्टनर है अगर वो आइल्स या पीटीई में 6 बैंड ले लेते हैं तो आपको 5 पॉइंट वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपके पार्टनर की स्किल असेसमेंट हुई हुई है, स्किल असेसमेंट में अभी आऊँगा कि क्या आएगा, जो भी आपकी रेलेवेंट आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसका एक यहाँ पर डिपार्टमेंट होगा। मिसाल के तौर पर इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ACS है, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर साइंस अथॉरिटी। तो अगर आप वहाँ से स्किल असेसमेंट अपनी पार्टनर की करवा लेते हैं, जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन उसके हिसाब से, तो आपको 5 पॉइंट उसके मिल जाएंगे। तो अगर आप सिंगल नहीं हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके जो 10 पॉइंट आपने लूज़ किए थे वो आप गेन कर सकते हैं। कि आपके अगर पार्टनर ने आइल्स किया और आइल्स में सिर्फ 6 बैंड चाहिए, और अगर आप स्किल असेस करवा लेते हैं तो 5 पॉइंट और आ जाएंगे, तो 10 पॉइंट कवर हो गए। तो अगर आप सिंगल हैं, आप 25 से 33 ईयर्स के दरमियान हैं, तो आपके 30 पॉइंट्स हो गए एज के, 10 पॉइंट्स आपको मिल गए आपकी सिंगल के, या अगर आप मैरिड हैं आपने स्किल असेसमेंट और आइल्स कर ली तो 40 पॉइंट्स हो गए। और इसके बाद अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स के जो पॉइंट्स हैं वो 15 मिलते हैं आपको। तो ये अगर आप 15 पॉइंट्स डालेंगे तो ये आपके बन जाएंगे 55। और अगर आपने मास्टर्स कोर्स वर्क किया हुआ है तब भी 15 ही पॉइंट्स हैं। अगर आपका रिसर्च वर्क है, रिसर्च वाली स्टडी है, PhD है या मास्टर है, उसके 5 पॉइंट्स अलग से हैं, एडिशनल 5 पॉइंट्स हैं। तो अगर आपके वो भी हो जाते हैं तो आप 60 पर फॉल्ट कर जाएंगे। तो ये हो गए आपके बेसिक पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे। जो भी एक आम स्टूडेंट पाकिस्तान से ग्रेजुएट हो रहा है, मतलब उसको 30 पॉइंट्स एज के हो जाएंगे और 15 पॉइंट्स उसकी क्वालिफिकेशन के, 45 हो गए, और 10 पॉइंट्स अगर सिंगल है तो 55 ही हो गए। अब यहाँ पर आता है, अब आप अपने आइल्स या PTE का स्कोर अगर आप 7 ईच ले लेते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 10। और अगर आप 28 ईच ले लेते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मिसाल है, अगर आपके 55 बन रहे हैं तो अगर आप 8 ईच ले लेते हैं आपके पॉइंट्स जंप कर जाएंगे 75 पर, जो कि एक अच्छे पॉइंट के करीब अब आप पहुंच जाएंगे। और बेसिक जो इस वीज़ा को अप्लाई करने के पॉइंट्स हैं, मिनिमम पॉइंट्स वो 65 होने चाहिए आपके। 65 से ऊपर हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो आइल्स की निस्बत PTE जो है वो रेलेवेंटली ईजी है, ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग है, आप उसमें ईजिली 8 ईच ले सकते हैं। बहुत से मेरे दोस्तों ने, मैंने खुद भी 8 ईच लिए थे, और पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि 8 ईच कैसे आएंगे, लेकिन 8 ईच आ जाते हैं PTE में। अगर आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें अपनी, तो इंशाल्लाह 8 ईच भी आ जाते हैं। उसके अलावा इसमें अगर आप स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया करते हैं, 5 पॉइंट आपको उसके मिल जाएंगे। वो स्टडी एटलीस्ट 2 ईयर्स की होनी चाहिए, तो उसके 5 पॉइंट आपको वहाँ से मिल जाते हैं। अगर आपने स्टडी ऑस्ट्रेलिया में किया और किसी रीजनल एरिया में आप पढ़े हैं, रीजनल एरिया जो ओपन डेफिनेशन है वो यही है कि अब मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन, इन 3 सिटीज़ के अलावा आप कहीं भी रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो रीजनली काउंट करेगा। तो रीजनल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई जंगल होगा या कोई गैर आबाद, बहुत अच्छे रीजनल एरियाज़ भी हैं ऑस्ट्रेलिया में। जैसे एडिलेड है, सिटी है एडिलेड, पर्थ है, पर्थ सिटी है, लेकिन ये रीजनल में फॉल करते हैं। अगर आप यहाँ से अपनी मास्टर्स कर रहे हैं या एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, कोई और दूसरी डिग्री कर रहे हैं, आपको 5 पॉइंट उसके भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पर भी आ रहे हैं, आप देखें कि अगर आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। अगर आप मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप 80 पॉइंट्स आपके बन रहे हैं वैसे नॉर्मल, और अगर आप रीजनल से पढ़ लेते हैं तो आपको 85 ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि जब आपका कंपटीशन ज़्यादा होता है तो एवरी पॉइंट, एवरी सिंगल पॉइंट मैटर्स। तो मैं तो हमेशा यही मशवरा दूंगा कि अगर आप सिडनी मेलबर्न की बजाय दूसरे रीजनल एरियाज़ में चले जाएं तो वो आपको पॉइंट एट दी एंड आपकी PR के लिए जो है ना, आप अपना पाथ वे ज़्यादा स्मूथ और इजी कर रहे होते हैं। हाँ, ये है कि रीजनल एरियाज़ में अर्निंग थोड़ी कम होगी, लेकिन ये है कि इतनी भी कम नहीं होगी। सिडनी मेलबर्न से ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करें तो कम होगी, लेकिन उसके अलावा जितनी फैसिलिटीज़ हैं रहने की, और जो
मतलब जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है ना, वो एक जैसी हैं। सिडनी मेलबर्न में हो रह रहे हो या आप पर्थ में रह रहे हो या कहीं भी रहें, अगर आप रीजनल में भी रह रहे हैं, जो सुपर मार्केट्स हैं सारी एक जैसी हैं, सारे ब्रांड्स आपको कोल्स वूल्सवर्थ और इस तरह के सारे जो स्टोर्स हैं वो आपको मिलेंगे हर जगह पर। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो आपके पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा पॉइंट्स में अगर आप लैंग्वेज का कोर्स करते हैं, एक नाटी होता है ट्रांसलेटर का। जैसे अगर आप पाकिस्तान से हैं तो हर किस्म की लैंग्वेज उसमें मौजूद है, उर्दू टू इंग्लिश उसमें ट्रांसलेशन आपने करनी होती है वर्बली। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी डायलॉग आ जाएगा, डॉक्टर और पेशेंट का आ गया, डॉक्टर मिसाल के तौर पर इंग्लिश स्पीकिंग है और जो पेशेंट है वो उर्दू स्पीकिंग है, तो आपने वो दोनों जो आपस में कन्वर्सेशन करेंगे आपने उसको ट्रांसलेट करना होगा। अब ये टेस्ट भी ऑनलाइन होता है, आप पाकिस्तान में बैठ के भी दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई कर लें और आपके पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। पहले ये टेस्ट ऑनलाइन ही हुआ करता था, तो उसमें इसी तरह होगा, एक डायलॉग बोलेगा और देन आपने उस डायलॉग को शॉर्ट हैंड में नोट कर लेना और उसी टाइम आपने उसको ट्रांसलेट करना होगा जो भी लैंग्वेज में। आप पंजाबी में भी कर सकते हैं, इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप कर सकते हैं। और ये तो हो गया आपका नाटी का। इसको आप सर्च कर सकते हैं नाटी CCL के ज़रिए भी, इसके आपको 5 पॉइंट्स नाटी के मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो प्रोफेशनल ईयर के भी मिलते हैं। अगर आपने मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से किया उसके बाद आपको 2 साल का वीज़ा मिल गया, 485 या 3 साल का, या अगर आप 476 पर हैं, 1 साल का प्रोफेशनल ईयर होता है। उसमें आपको मतलब प्रोफेशनल ईयर में आपको वो बताएंगे कि CV या रिज्यूमे कैसे हैं, आपने प्रोफेशनल आके जो अपना जर्नी का स्टार्ट करना है वो कैसे करेंगे। वो 1 साल का कोर्स होता है और उसकी भी मेरे ख्याल से फ़ी अराउंड 17 to 18,000 डॉलर्स है 1 साल का। वो 1 साल का है, वो आपको अगर आप वो कर लेते हैं 5 पॉइंट आपको उधर से भी मिल जाते हैं। तो मेरा भी एक बड़ा क्वेश्चन था जब मैं आया था कि करूं या ना करूं। खैर उस टाइम कोविड आ गया, मैंने प्रोफेशनल ईयर नहीं किया, लेकिन स्टिल आई मैनेज टू गेट 85 पॉइंट्स मेरे हो गए थे 189 के। और अगर आपका एक्सपीरियंस है, कोई आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, फुल टाइम, पार्ट टाइम एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। अगर आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस है, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से बाहर एक्सपीरियंस है, कम से कम 3 साल का हो तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर 3 साल से ज़्यादा है और 5 साल का है देन यू कैन क्लेम 10 पॉइंट्स। अगर आपका ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस है, 1 साल का ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको 5 पॉइंट उधर से भी मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जब आया था 476 पे, मुझे लकीली भाई फील्ड जॉब मिल गई और मेरा 1 साल पूरा हो गया था, तो मुझे 5 पॉइंट उधर से मिल गए थे। तो मेरा पॉइंट्स का ब्रेकडाउन इसी तरह हुआ था। 30 मेरे एज के हो गए थे, 10 पॉइंट्स मेरे, बल्कि 30 मेरे पहले 25 थे, देन 25 ईयर्स का हुआ, फिर 30 पूरे हो गए और 10 मेरे पॉइंट्स मिल गए थे मुझे सिंगल के, 40 हो गए। 15 पॉइंट्स बैचलर के हो गए, 55 हो गए। आइल्स या PT मैंने किया था, उसमें मैंने 80 लिया था, 75 हो गए। और नाटी किया मैंने तो 80 हो गई और 5 पॉइंट मुझे ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस के मिल गए थे, वो मुझे 85 बन गए। ये मेरा टोटल ब्रेकडाउन था स्कोर का। और पाकिस्तानी एक्सपीरियंस मेरा 3 साल से कम था, 2 ईयर्स था, तो उसके मुझे पॉइंट्स क्लेम नहीं कर सका मैं। और एक्सपीरियंस अगर आप पाकिस्तान से क्लेम कर रहे हैं, अगर आपने अपनी रेलेवेंट अथॉरिटी में देखना, आपके पास पूरी पे स्लिप्स होनी चाहिए, बैंक की स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। अगर आपको जैसे सैलरी कैश में आ रही है तो वो आपका अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस जो है ना वो असेस नहीं हो पाएगा, वो काउंट नहीं होगा। तो मेक श्योर करें अगर आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं तो आपका एक तो फॉर इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया ये भी है कि आपका FBR में वो टैक्स की रिटर्न्स भी होनी चाहिए। उसकी हर अथॉरिटी की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से। तो ये तो हो गया 189। इसमें अगर मेरे से शायद अगर कोई पॉइंट का टेबल मिस हो गया हो, मेरा नहीं ख्याल कि मिस हुआ, लेकिन अगर आप, मैं लिंक भी शेयर करूँगा, आप उसमें भी देख सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। एक कैलकुलेटर भी है होम अफेयर्स का। और इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले स्किल सेलेक्ट, एक वेबसाइट है होम अफेयर्स की, स्किल सेलेक्ट में जाके आपने अपना EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो सबमिट करेंगे आप। जब आप EOI सबमिट करेंगे उसमें आपका सिंपल नाम, डिटेल्स होंगी, पासपोर्ट नंबर होगा और आपसे आपके आइल्स का स्कोर मांगेंगे। ये सारी जो पॉइंट्स, जो चीज़ें आपके पॉइंट्स को इफेक्ट कर रही हैं कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी सारी डिटेल्स एंटर करेंगे और एंड पर वो बता देगा कि आपका स्कोर फॉर एग्जांपल 75 आपका स्कोर। आप अपना EOI सबमिट कर देंगे। अब आपका EOI सबमिट हो गया, अब बहुत से लोगों ने और भी सबमिट किया होगा, तो आप एक क्यू में लग गए हैं। अब जो एल्गोरिदम है उनका सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको सिलेक्ट करेगा, जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो, और जिसका EOI ज़्यादा पुराना है वो भी मैटर करता है, तो वो आपका EOI चूज़ होगा बाय सॉफ्टवेयर। जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा।
तो यूजुअली जब मैं आया था 2019 में, उस टाइम बहुत हाई किया हुआ था, 100 के अराउंड पीआर आ रही थी फॉर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 100 से ऊपर थी। अभी जब मेरी टू थाउजेंड लास्ट ईयर 2022 में हुआ है, तो उस टाइम ऑफ शोर कैंडिडेट्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोविड की वजह से वीज़ाज बंद रहे 2 साल और यहाँ पर शॉर्टेज हो गई, तो ऑफ शोर तो 75 इवन 65 पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पीआर आई थी। तो देर इज़ ऑलवेज गुड चांस कि आपको मिल जाए। आप मतलब अगर आप पाकिस्तान में भी हैं, स्टूडेंट वीज़ा का सोच रहे हैं, तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, बैचलर किया हुआ आपने, तो बेहतर आप अपना पीटी वहाँ से करें, स्किल असेसमेंट करवाएं और वहीं से डाल दें। हो सकता है अगर आपको 189 का इनवाइट आ जाता है या 190 या 491 का आ जाता है, डैट इज़ मच बेटर देन स्टूडेंट वीज़ा। आप डायरेक्ट स्किल वीज़ा पर इधर आएंगे और उसके पर्क्स ही और हैं, आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होंगे, आप परमानेंट रेजिडेंट होंगे, जॉब भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जॉब्स की शॉर्टेज यहाँ पे, बंदों की शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपके पास वर्किंग राइट्स हैं, वर्क वीज़ा है आपके पास, तो आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट, लेकिन इवेंचुअली यू विल गेट द जॉब। और इसके बाद अगर हम आएँ 190 की तरफ, 190 का जो वीज़ा है वो सेम पॉइंट्स कैलकुलेट करता है 189 के, लेकिन ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। तो हर स्टेट ऑस्ट्रेलिया की, जैसे जो भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट की सीट्स एलोकेट होंगी। न्यू साउथ वेल्स के अलग होंगे, 190 की सीट्स होंगी, विक्टोरिया की अलग होगी, इसी तरह साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, नॉर्दर्न टेरिटरीज़ है या तस्मानिया है। तो टोटल ये 7 स्टेट्स बन गई। इनकी आप सबकी सीट्स होंगी। मिसाल के तौर पर 190 अगर विक्टोरिया का है, तो उनकी कुछ और, हर स्टेट की अलग अलग कंडीशंस होंगी, विक्टोरिया की कुछ और कंडीशंस होंगी। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर कंडीशन ये थी कि आपके पास 1 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो। मिसाल आपके पास यानी कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 1 साल का, जो उन्होंने बाद में मेरे ख्याल से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले कम करके 6 मंथ्स कर दी थी। तो अब आजकल जो रिक्वायरमेंट है 190 की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, वो है कि आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑफर लेटर हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो फॉर 6 मंथ्स, और आप यहाँ पर रह रहे हो 190 में, तो सॉरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपकी क्राइटेरिया, हर स्टेट का क्राइटेरिया, आप सिंपल गूगल पे 190 NSW लिख दें, आपको पूरा क्राइटेरिया आ जाएगा। और आप कोशिश करें कि आप उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ से डाटा लें, रादर देन कि आप किसी एजेंट की वेबसाइट पर जाएं। बेहतर है कि आप जो ओरिजिनल वेबसाइट है, ताकि आपको पता हो कि आपका डाटा जो आप ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है 100%। और 190 में ये है कि आपको 5 पॉइंट स्टेट की तरफ से भी मिलेंगे। जब आप अपना EUI, जैसे मैंने पहले बताया, लॉन्च करेंगे, उसमें आपका 5 पॉइंट आपको स्टेट से मिल जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट ही। बस आपको जब इनविटेशन आएगा, आप अपना पहले स्टेट के साथ कोरेस्पोंडेंस होगी आपकी, इसमें बस ये डिफरेंस है। 189 में आपको इनविटेशन आएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सब सबमिट करवा देंगे होम अफेयर्स में, अपना वीज़ा अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब इसमें आपको इनवाइट आएगा ना, वो स्टेट की तरफ से आएगा। अगर आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 190 डाला है, तो आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो माइग्रेशन है, WA माइग्रेशन, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी और वो आपको इनवाइट करेगी कि यू आर इनवाइटेड टू अप्लाई। अब आपने अपने जो भी पॉइंट्स क्लेम किए हैं, कि आपका अपना पासपोर्ट देंगे, उससे आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी, PT या IELTS है उसका स्कोर कार्ड देंगे, और अपना बाकी जो भी आपने नाटी किया हुआ है, स्किल असेसमेंट है, वो आप जमा करवाएंगे, तो वो आपको वेरीफाई कर देंगे और फिर आपको स्टेट नॉमिनेशन आएगी। स्टेट नॉमिनेशन अगर आपको आ गई, अब तो आपका, अब समझ लें कि स्टेट की तरफ से आपको एंडोर्समेंट मिल गई कि इसके 90 पॉइंट्स हैं या 80 पॉइंट्स हैं, जितने भी। उसके बाद स्टेट नॉमिनेशन के बाद आपने पुलिस क्लियरेंस करवा के आपने बस होम अफेयर्स में वीज़ा लॉन्च करना है। वो आपका वीज़ा लॉन्च हो जाएगा, जो कि PR का वीज़ा है 190। आपने बस उसके बाद, आप जैसे ही, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आपको ब्रिजिंग वीज़ा मिल जाएगा। वो लॉन्च करते के साथ ही आपको, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, उसी टाइम आपको ब्रिजिंग वीज़ा आ जाएगा। अगर आपका करंट वीज़ा वैलिड है अभी, तो ब्रिजिंग वीज़ा आ जाएगा, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा अभी। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, तो आपने बस वीज़ा लॉन्च करेंगे, आपको ब्रिजिंग वीज़ा नहीं मिल सकता उस केस में। देन यू हैव टू वेट फॉर योर वीज़ा टू बी ग्रांटेड, उसके बाद आप आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। 190 भी सेम है 189 की तरफ, लेकिन 190 में कुछ स्टेट्स आपको बाउंड करती हैं कि आपने PR आने के बाद 2 ईयर्स इस स्टेट में रहना है। लेकिन ये मैंने बहुत रिसर्च की, ये आप साइन भी करते हैं डॉक्यूमेंट कि आपने 2 ईयर्स यहाँ पर रहना है, लेकिन ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, कोई लीगली इसमें कोई आपको बाउंड नहीं है कि आपने उसी स्टेट में रहना है, लेकिन एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो स्टेट अगर आपको PR दे रही है, तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस स्टेट को सर्व करें 2 ईयर्स। क्योंकि हर स्टेट चाहती है कि उनके पास स्किल्ड वर्कर्स आएँ, स्किल्ड पीपल आएँ,
तो इसलिए कुछ स्टेट ने आपसे रिटर्न में जो है ना आपसे ये साइन करवाती हैं कि आपने 2 years आफ्टर गेटिंग योर PR यू हैव टू स्टे हियर एंड वर्क हियर। तो 190 में आपको 189 की तरह है, बस 5 पॉइंट स्टेट के मिलेंगे और स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा है। सेम इज़ द केस विद 491 भी स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। इसमें हर स्टेट को अलग अलग सीट्स अलॉट होंगी। और अगर मैं बात करूं 2023 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती हैं, हर साल जुलाई से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और जून में ख़त्म होगा। और जुलाई के बाद फिर ना स्टेट्स अपनी सीट्स अनाउंस करते हैं कि हर स्टेट का कोटा अनाउंस होता है कि इसको इतनी सीट्स मिली हैं। अगर मैं 190 की बात करूं तो टोटल सीट्स हमारे पास इस साल हैं 190 की 10,300, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीट्स न्यू साउथ वेल्स की हैं, फिर विक्टोरिया की हैं, फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया की हैं, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये जो सीट्स इस बार मिली हैं 2023 से 24 की, ये इन्होंने कम कर दिया स्टेट स्पॉन्सर्ड की। 189 वीज़ा की सीट्स ऑलमोस्ट सेम है जो लास्ट ईयर थी, लेकिन इस साल जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा है 190 और 491, उनकी सीट्स तकरीबन 70% तक रिड्यूस हो गई हैं। आई डोंट नो वाई, व्हाट्स द रीज़न, बट वो रिड्यूस हो गई हैं। बट दे आर हायर चांसेस कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो 2023 से 2024 का तो अब है, 2024 से 2025 का जो होगा उसमें हो सकता है सीट्स दोबारा बढ़ें, क्योंकि 2019 में जब मैं आया था उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो लिबरल्स की थी, और लिबरल्स ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते इमिग्रेशन को, हमेशा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इम्पोज करते हैं। अब जो गवर्नमेंट लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे वो लेबर्स की आ गई है, और उम्मीद सबको ये थी कि सीट्स बढ़ेंगी, लेकिन अभी इस साल कम हो गई हैं। तो एक अपसेट था थोड़ा, जो भी अप्लाई कर रहे थे, जो बेचारे वेट कर रहे थे PR के लिए अप्लाई करने का। लेकिन अभी गवर्नमेंट लेबर्स की है, तो होपफुली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सीट्स हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए। बट द गुड थिंग इज़ कि 189 की सीट्स उतनी हैं जितनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थी। और वापस आता हूँ 491 वीज़ा के ऊपर। 491 वीज़ा भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है, हर स्टेट की सीट्स एलोकेट होंगी, और इस वीज़ा में आपको स्टेट की तरफ से 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपके मिसाल है 65 पॉइंट्स आपके बन रहे हैं 189 वीज़ा में, तो आपके जो 491 वीज़ा के पॉइंट्स बनेंगे वो बन जाएंगे 80, और पॉइंट क्राइटेरिया सारा सेम है। अच्छा, जो मेन डिफरेंस है 491 वीज़ा में और 190 या 189 में, वो ये है कि 491 वीज़ा आपको 5 ईयर्स के लिए ग्रांट होता है। बेसिकली इट्स अ 5 ईयर्स वीज़ा। अगर आप और ये रीजनल एरियाज़ के लिए वीज़ा है, मतलब अगर आपको 491 आ गया है दैन यू कांट स्टे इन मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन। ऑब्वियसली यू कैन स्टे बट यू कांट अप्लाई फॉर PR आफ्टर 3 ईयर्स। तो कंडीशन ये है कि अगर आप 491 वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप 5 में से 3 साल रीजनल एरिया में रहेंगे जिस एरिया में आप नॉमिनेटेड थे, और यू कैन ऑब्वियसली चेंज द एरिया, बट स्टैंडर्ड यही है कि आप उसी एरिया में रहेंगे, और आपने 3 साल हर साल फाइनेंशियल में अराउंड $53,000 to $55,000 अर्न करने हैं, जो कि आराम से आप अर्न कर सकते हैं उस एरिया में। और लेकिन ये कंडीशन अब ख़त्म कर दी है इस फाइनेंशियल ईयर में। 2023 से 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें ये कंडीशन नहीं है, बस सिर्फ यही कंडीशन है कि आप 3 साल ऑस्ट्रेलिया में रहें, और डेट्स इट। आफ्टर 3 ईयर्स यू कैन गो फॉर 191 वीज़ा, जो कि परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा है। तो 491 वीज़ा में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपको वीज़ा 5 ईयर्स का है, लेकिन आपको जो फैसिलिटीज़ PR में मिलती हैं वो मेडिकेयर है। जब आपको 491 वीज़ा ग्रांट हो जाते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर मेडिकेयर, आपको मेडिकेयर ग्रांट हो जाएगा, और देन आफ्टर 3 ईयर्स यू कैन गो फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। तो 491 वीज़ा में आपको वर्क राइट्स फुल हैं, आपकी एक तरह से टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा है, ये लीडिंग टू PR है। बस ये डिफरेंस है इसका 190 से, और ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया कि इसमें 15 पॉइंट्स आपको स्टेट की तरफ से मिलती हैं। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू 190, 189, 491 का। इंशाल्लाह अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ पे स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं लिंक्स तो शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर उसके अलावा भी चाहिए तो प्लीज़ मेंशन दैट इन योर कमेंट्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा, स्टेट स्पॉन्सर्ड कह रहा हूँ, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे करूँगा।
जिसमें आपके 482 186 वीज़ा आ जाएगा। एंड देन इंशाल्लाह मैं पेरेंट्स वीज़ा के ऊपर भी बात करूँगा कि आप विजिट पर कैसे अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, और मैंने कैसे अपनी भी जर्नी शेयर करूँगा, मैंने कैसे अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई किया था। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं या जो आपके कमेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें आप। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।